अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम 13 अगस्त के जो करंट इवेंट्स रहे हैं उनको यूपीएससी सिलेबस के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और कल जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको अपने पास रखेंगे, आई होप आपके पास में आपका सिलेबस होगा। चलिए आज शुरू करते हैं नया सेशन। आज की जो पहली न्यूज़ है वो जेनेरिक दवाओं के ऊपर है। जेनेरिक दवाएं बिना किसी पेटेंट के बनाई और वितरित की जाती हैं, जो दूसरी दवाई आती है उनसे काफ़ी सस्ती होती है। तो ये जो जेनेरिक दवाओं वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अभी इसलिए चर्चा में आया था कि जो स्वास्थ्य आयोग है उसने अभी जेनेरिक दवाओं के बारे में कहा है कि वह वितरित की जाए। तो ये जो न्यूज़ है इसको हम जीएस पेपर 2 के साथ में और ऐसे पेपर के में लिंक कर सकते हैं जहाँ पे कि स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाएगा या चुनौतियाँ या उसके लिए आगे की राह क्या होगी, उसके लिए उपाय क्या होंगे, वहाँ पे हम इस न्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 में यह स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय करके जो टॉपिक है वहाँ लिंक होगा और गरीबी के साथ में भी ये लिंक होगा। ये जो टॉपिक है वो अति संवेदनशील वर्ग जो होता है उसको लेके भी लिंकअप किया जा सकता है। जहाँ पे उनके स्वास्थ्य को लेके बात आती है तो वहाँ पे हम इसको लिंक कर सकते हैं। मानव संसाधन में सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य एक प्राथमिक चीज़ हो जाती है। तो वहाँ पे जब स्वास्थ्य के बारे में बात आएगी या मानव संसाधन से रिलेटेड कोई ऐसे आता है क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। गरीबी के साथ तो डायरेक्ट लिंक होगा क्योंकि जो दवाएं होती है वो कॉस्टली होने की वजह से जो गरीब जनता है वो इसका यूज़ नहीं कर पाती है या उनको कहीं ना कहीं वो इससे वंचित रह जाते हैं, तो उनको भी अब इलाज मिल पाएगा और फिर वो ये जो टॉपिक है वापस मानव संसाधन के साथ में लिंक हो जाएगा। इसके बाद में ये एसडीजी गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें एक गोल स्वास्थ्य भी है। तो जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात होगी तो उस वाले आंसर में भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। साथ ही जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को जो चुनौतियां होती है और उसके लिए जो उपाय होंगे वहाँ हम इसको लिंक कर पाएंगे। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को किफ़ायती और सभी तक सुलभ बनाने और उसमें सुधार करने के लिए सरकारी प्रयास, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे। तो ये था जेनेरिक दवाओं के बारे में न्यूज़ और इसको कितने एंगल से हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में। ये जो जेनेरिक दवाओं वाला जो टॉपिक है ये डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा कि जेनेरिक दवाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम हो गया, लेकिन जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं मेंस के, जिससे हमें समझ में आएगा कि हम उनको कैसे लिंक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्य निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं? तो आप इसको ये जो न्यूज़ अभी हमने पढ़ी है उसको आपके सुझाव के तौर पर भी लिख सकते हैं कि हमें जेनेरिक दवाओं का यूज़ बढ़ाना चाहिए। कैसे सरकारी प्रयास में भी मेंशन किया जा सकता है कैसे गवर्नमेंट जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा दे रही हैं, तो इस क्वेश्चन में इसका यूज़ किया जा सकता है और इससे ऐसे ही जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक ऐसे का टॉपिक था, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की अपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। ये 2019 में ऐसे जो आए थे उनमें एक टॉपिक था ऐसे का, तो वहाँ पे आप इजीली इस वाले चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। एक और 2013 में क्वेश्चन आया था, उन सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को पहचानिए जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सफलता की विवेचना कीजिए।
तो ये डायरेक्टली एसडीजी गोल में स्वास्थ्य मेंशन है, और स्वास्थ्य के साथ में जेनेरिक दवाएं अभी जो सरकारी प्रयास है उसके साथ लिंक है। तो आगे भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आपको इस तरीके से इस जेनेरिक दवाओं वाले टॉपिक को लिंक करना है। आज 13 अगस्त को संडे होने की वजह से न्यूज़ में सिर्फ यही टॉपिक एक हाईलाइटेड था जिसका कि मेंस के लिए हमको यूज़ करना था। इससे पहले कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग और निर्वाचन आयुक्तों के जो निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया है और वो सब बहुत चर्चा में रहे थे। तो अभी हम चुनाव आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो चुनाव आयोग का जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 2 में मेंशन है, जहाँ पे कि आयोगों के बारे में चर्चा की गई है। उसके साथ ही एसए के पेपर में भी कभी कभी सेपरेटली किसी आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अभी ये मुद्दा 2-3 साल से काफ़ी चर्चा में था, तो ये हो सकता है कि एसए में भी डायरेक्टली पूछ लें। तो जो चुनाव आयोग अभी जो चर्चा में था वो ये था कि अभी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अदर जो चुनाव आयुक्त हैं उनके निर्वाचन की जो या नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव करने के उद्देश्य से राज्यसभा में अभी एक विधेयक लेके आए थे, जिसके बारे में जिसकी वजह से ये अभी बहुत चर्चा में रहा है टॉपिक। पहले हम निर्वाचन आयोग के बेसिक्स देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग जो है उसका वह संविधान के अनुच्छेद 324 में मेंशन किया गया है। वहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में व्यवस्था दी गई है। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये एकल सदस्यीय निकाय था, मतलब इसमें सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। लेकिन बाद में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त भी हो गए हैं। तो अब यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें एक से ज़्यादा सदस्य सम्मिलित हैं। ये जो एक से ज़्यादा सदस्य सम्मिलित होते हैं ये राष्ट्रपति ही इसके बारे में सिफारिश करते हैं। तो ये तो है कि चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग जो है भारत का, उसके बारे में बेसिक। और भारत के जो निर्वाचन आयोग है वह संसद विधानसभा, मतलब संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा विधानसभा, इनके चुनावों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके। लेकिन जो पंचायत लेवल पे जो या नगरीय निकायों के जो चुनाव होते हैं वह भारत का निर्वाचन आयोग संपन्न नहीं करवाता है। तो ये कुछ बेसिक है निर्वाचन आयोग के बारे में। अब हम अभी जिस वजह से ये न्यूज़ चर्चा में रही है उसके बारे में देखते हैं। अभी जो विधेयक आया था उसमें 2 बातें मेंशन की थी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेके। 2 कॉन्सेप्ट थे, एक था चयन समिति और दूसरी थी खोज समिति। पहले हम चयन समिति के बारे में बात करते हैं। चयन समिति जो थी उसमें वो एक बहुसदस्यीय निकाय था। इसकी संरचना ऐसी थी कि इसमें अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, सदस्य होंगे इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता, और अगर वो अनुपस्थित हैं तो जो सबसे बड़ा दल जो विपक्षी दल का नेता होगा वो इसमें सदस्य के तौर पे आएगा, और एक कैबिनेट मंत्री होंगे जिसको कि नियुक्त प्रधानमंत्री करेंगे। सेकेंड है खोज समिति, जिसमें जो कि निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के पदों पर विचार करने के लिए बनाई जाएगी। ये 5 सदस्य होगी, और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कैबिनेट सचिव होंगे। अब ये जो इसकी जो चयन समिति है इसी को लेकर मेन बेसिक मुद्दा बना हुआ है। तो इसमें जो ये प्रक्रिया है इससे रिलेटेड चिंताएं क्या क्या हैं या इसको क्या क्या चुनौती दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि इसकी जो चयन समिति है इसी में ही शक्ति संतुलन जो है वो गड़बड़ है। जैसे प्रधानमंत्री हैं और एक विपक्ष का नेता और दूसरा कैबिनेट मंत्री। यूजुअली प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो एक ही पार्टी के मेंबर होते हैं, और विपक्ष का नेता ऑटोमेटिकली अल्पमत में हो जाता है क्योंकि वो 2:1 वाला रेशियो हो जाता है। तो इसके अंदर ही शक्ति संतुलन गड़बड़ है। दूसरा, चयन प्रक्रिया में की स्वतंत्रता में बाधा है। मतलब
जब हम चयन प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की जो स्वतंत्रता है, क्योंकि इसमें जब हम ये हस्तक्षेप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक आवरण होने का डर रहता है। दूसरा है कि निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री या ये जो एक चयन समिति है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हितों को लेकर ज़्यादा एक्टिव हो सकती हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर उनकी नियुक्ति ये लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करने की भी संभावना बढ़ जाती है। उसके साथ साथ चुनाव के लिए जो जरूरी चीज़ है निष्पक्षता और पारदर्शिता, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो इन सब चिंताओं को लेके ये जो मुद्दा है अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है और ये डायरेक्ट निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को इफ़ेक्ट कर रहा है, जो कि जो हमारे शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। अब ये जो चिंताएं हैं इनके लिए कुछ सुझाव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि प्रस्तावित विधेयक के संबंध में चिंताएं और सुझाव बताइए। तो सुझाव में हम क्या दे सकते हैं? पहला तो ये है कि जो चयन समिति बनाई गई थी इसकी संरचना की समीक्षा की जाए, इसमें कुछ संशोधन करने चाहिए ताकि ये जो शक्ति का संतुलन जो हमने अभी देखा था जो गड़बड़ है उसको किसी तरीके से बैलेंस किया जाए। दूसरा है सरकार जो चयन प्रक्रिया अपनाएगी उसमें विश्वसनीयता में वृद्धि करनी चाहिए। उसके लिए क्या किया जा सकता है कि जो चयन समिति और खोज समिति है उसमें हम शिक्षाविद, न्यायविद और जो नागरिक समाज के जो लोग होते हैं उनको एज ए पर्यवेक्षक के तौर पे हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने से इसकी निष्पक्षता बनी रहेगी। ये जो एक तरफ झुका हुआ सा लगता है वो रुकेगा और इस चीज़ की जो ये हो रहा है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक आवरण में जा सकता है वो कहीं ना कहीं कम हो सकेगा और उसकी जो चिंता है वो कम हो सकेगी। तो ये था चुनाव आयोग जो अभी चर्चा में था और उससे रिलेटेड जो चिंताएं थी उसके सुझाव क्या थे। तो ये मेंस में क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे हैं आयोगों के बारे में, आयोगों की स्वतंत्रता के बारे में, और इनको लेके जब भी कोई विधेयक चर्चा में आता है तो मेंस में उसी ईयर में या अगले ईयर में उस पर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आयोग को लेके वो भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विनियामक संस्थाएं स्वतंत्र और स्वायत्त बनी रहें। पिछले कुछ समय में हुए अनुभवों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। ये नियामक संस्थाओं के बारे में क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा ही सेम क्वेश्चन किसी आयोग के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र और संस्थाएं कैसे स्वतंत्र और स्वायत्त बनी रहे, और अभी जो हमारा मुद्दा है वो भी इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आए हैं और अभी भी आ सकते हैं। तो ये थी हमारे आज की करंट इवेंट्स और चुनाव आयोग के बारे में कुछ चर्चा। कल के नेक्स्ट सेशन में हम जो 14 अगस्त से उसकी जो मेन करंट इवेंट्स रहेंगे उसको यूपीएससी के सिलेबस के साथ में लिंक करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए आपको यूज़फुल लगा होगा। आगे भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।